भर में क्या कुछ हुआ, जिसके बाद ये खबर आई कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर यहां पोलैंड आ गए हैं। क्या हुआ वो देख लीजिए एक बार। खेरसोन पर रूस की सेना पहले ही कब्जा कर चुकी है। खार्किव में कब्जे की लड़ाई लगातार जारी है, लगातार बमबारी की जा रही है। और आज की ये सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त हमको मिल रही है कि कीव पर भी, कीव का किला भी अब जल्दी ढह सकता है, क्योंकि रूस की जो सेना है 64 किलोमीटर लंबा रूस की सेना का काफिला जो है वो कीव की तरफ बढ़ रहा है। और आज के 9वें दिन संभवतः बड़ी खबर आ सकती है कि कीव पर भी कब्जा हो गया। लेकिन सवाल यही कि क्या कीव पर कब्जे से ये जो युद्ध की शुरुआत हुई थी क्या वो अंत हो जाएगी? 9 दिन चला ये युद्ध, आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, परमाणु अध्याय इसका शुरू हो सकता है। लेकिन कीव पर कब्जे के बाद क्या ये युद्ध की समाप्ति होगी? रूस यूक्रेन युद्ध का आज 9वां दिन है। 9 दिन से दोनों देश आपस में लड़ मर रहे हैं, बमबारी हो रही है। यूक्रेन की तरफ से बार बार ज़ेलेंस्की धमका रहे कि जिंदा बचना है तो रूसी सैनिक पीछे चले जाएं। रूस लगातार बमबारी कर रहा है, कीव, खार्किव, खरसों, तमाम शहरों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। लेकिन जानते हैं, रूस की सेना दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, 8 लाख सैनिक हैं। सवाल उठ रहे हैं कि 9 दिन बाद भी रूस ने क्या हासिल किया? 9 दिनों के अंदर एक भी तस्वीर इस तरह की नहीं आई है कि जिसमें रूस के सैनिकों ने किसी शहर पर कब्जा कर लिया हो। इस तरह की तस्वीर नहीं आई है। दावा जरूर किया जा रहा है कि यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, लेकिन यह दरअसल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की लड़ाई आप इसको कह सकते हैं, जिसमें रूस एक विलन की तरह साबित हो रहा है। और यह बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है पश्चिमी मीडिया के चश्मे से, पश्चिमी देशों के चश्मे से, कि यूक्रेन का साहस रूस की सैन्य ताकत पर भारी पड़ रहा है। इसके अलावा एक और खबर आई कि आज एयर स्ट्राइक हुई, उसमें 22 लोग मारे गए हैं। रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक हो गया, बमबाजी हो रही है खार्किव पर, और तमाम तरह की चीजें निकल कर आ रही है। टकराव बढ़ता जा रहा था। सबसे बड़ी खबर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर आई। मेरे साथ जनरल प्रसाद हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर दयाल। पहले विशंबर दयाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। जनरल दयाल, ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर यहां पोलैंड आ गए हैं, रूस का ऐसा दावा है, 9वें दिन, क्या समझा जाए? देखिए, अगर इस दावे में कोई सत्य है, और जैसे कि मिस्टर काजू ने कहा कि अगर वो कोई डिस्कशन करने, कोई सलाह मशवरा करने नहीं गए हैं, जो कि मैं नहीं समझता इस हालात में उनको सलाह मशवरा करने की आवश्यकता है। अगर वो रियली रूस छोड़ गए हैं और चले गए पोलैंड में, इसके 2 ही मायने हो सकते हैं। एक तो इमिडिएटली उनकी जो आर्मी है, जो उनके लोग लड़ रहे हैं, उनके मोराल पर बहुत असर पड़ेगा, और समझता हूँ कहीं ना कहीं एक जल्दी से रास्ता निकल जाएगा, शायद वार्तालाप के जरिए ये युद्ध में कुछ विराम हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उनकी एक स्कीम हो, एक प्लान हो कि भाई जो वेस्ट है वो जो भी किसी दूसरे प्रेसिडेंट को अगर कल रशिया बनाता भी आने वाले वक्त में, तो वो उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, और ये इन एग्जाइल किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट चलाते रहे या वापस लवीव से कोई सरकार चलाते रहे। इसके कुछ भी संभव हो सकता है। देखिए, जब तक ज़ेलेंस्की उभरते नहीं है कहीं और आमने सामने बिल्कुल वेरीफाई नहीं हो जाता और वो कुछ बोलते नहीं है, जब तक इस पर कहना बहुत मुश्किल आमन। क्योंकि उनकी सुबह की कुछ और स्टेटमेंट थी कि मैं प्रेसिडेंट पुतिन से आमने सामने होकर बात करना चाहता हूं, पर कल जो उनकी टीम जो कही थी कल सेकंड राउंड में था, अगर उस टीम की बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस तरह से वो गए, जैसे वो मिल रहे थे, उससे मुझे लग रहा था कुछ कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था उस टीम में। और जहां तक रशिया की बात है, आज पूरे दिन का आपने ठीक से वर्णन किया, लेकिन एक बात मानिए कि जो शायद रशिया की स्ट्रैटेजी थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप के माइंड पर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए, कीव को ना डिस्ट्रॉय किया जाए, बाकी शहर जो छोटे शहर हैं उन पे जो स्ट्रैटेजिक जो फौजी दस्ते हैं या फौजी एरिया या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, देखिए इतनी सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं जो 9 दिन में होनी चाहिए, और ना ही दोनों तरफ से इतने सैनिक घायल हुए, मतलब वीर गति को प्राप्त हुए। इतने 9 दिन के अंदर अगर दोनों साइड 1000 कैजुअलिटीज़ हैं तो कोई बड़ी नहीं है।
लड़ाई के हिसाब से दुख की बात है, इतनी ये भी रहे तो। और सिविलियंस तो बहुत ही 150, वो खुद यूक्रेन कह रहा 150 डेथ एंड अबाउट 500 इंजर्ड, तो इतनी कैजुअलिटीज़ नहीं है, ये संभाला जा सकता है। कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि जहाँ भी अभी तक कीव को छोड़ के बाकी शहरों को इतनी सामर्थ्य है इस इलाके की, रशिया और यूक्रेन की टुगेदर की, वो इसको बिल्ड कर लेंगे, इकोनॉमी को जनरेट कर लेंगे। लेकिन अगर कीव का युद्ध होता है, जो कि मैं समझता हूँ अब तक रशिया का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि किसी ना किसी तरह कीव को बर्बाद किए, कीव को हरास किए, कीव में अटैक किए बगैर अगर सरकार पलटा हो जाए, अगर यूक्रेन नाटो में ना जाए, और अगर जो न्यो नाजीज हैं उनकी आर्मी में वो एक रियलिटी है, अब दिख रहा है उनके अंदर जो दस्ते हैं जो यूक्रेनियंस को सपोर्ट करते हैं, जो जो डोनेस्क और लुहांस्क में पिछले 5-6 साल से इस किस्म के अटैक कर रहे हैं, अगर उनको सरेंडर करा दिया जाए तो काफ़ी हद तक रशिया अपना स्ट्रैटेजिक एम भी अचीव कर लेगा, पॉलिटिकल एम भी, मिलिट्री एम भी, और एक एम तो वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है कि क्रीमिया तक उसको अपना लैंड रूट वो बना चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि मारियोपोल जो है वो बिल्कुल गिरा हुआ है, आप खैरसान वो खुद मान चुके हैं गिरा हुआ है। जरपाजिया पे बिल्कुल उनकी सेना पहुंच चुकी है, क्योंकि जरपाजिया पे वो बंद है अमन, जहां से पानी जाता है क्रीमिया के अंदर, जो ड्नेपर रिवर को कंट्रोल करता है, वहां पे एक बंद है। और देखिए जरपाजिया का अटैक बहुत जरूरी था, और वो जो न्यूक्लियर प्लांट की बात कर रहे हैं, जो रेडिएटर्स है, जो हमारी रेडिएशन की है, अगर पोलैंड आ गया, ये तो हमेशा समझाया जाता है ना, बिना सेनापति के सेना कैसे लड़ेगी। अगर रूस का दावा सही है कि जहां पर मैं हूं पोलैंड, यहां पर अगर जेलेंस्की यहां पर आ गए, क्योंकि पोलैंड हम जितनी 2 दिन से हम यहां पर हैं, यहां तो सॉलिडेरिटी इतनी ज्यादा है यूक्रेन को लेकर, यहां गाड़ियों में यूक्रेन का झंडा है, एम्बेसी के बाहर यूक्रेन का झंडा है, एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही यूक्रेन का झंडा है, यूक्रेन का पोलैंड का पूरा सपोर्ट है। लेकिन सवाल यही कि कीव पर कब्जे से अगर युद्ध खत्म होता है तो कीव को कैसे बचाएगा यूक्रेन, अगर राष्ट्रपति जो है कीव को छोड़कर, यूक्रेन को छोड़कर यहाँ पोलैंड आ चुके हैं। डॉक्टर वाइल अव्वाद मेरे साथ हैं, डॉक्टर वाइल अव्वाद जो कि दक्षिण एशिया के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर वाइल अव्वाद, इस खबर का क्या मतलब है सर, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि कैसे बचेगा कीव अगर राष्ट्रपति देश छोड़कर आ जाएंगे, ये सरेंडर माना जाए, क्या माना जाए सर? ये अमन, ये तो स्पेकुलेशन हो सकता है और थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये उनका शक्ल देख रहे हो और आपकी शक्ल में देख रखते हो, आपके लिए बिल्कुल ये कोट बांध रहे तो ठंडा मौसम है, वो उनकी जिस शुरू से उन्होंने टी शर्ट बांध रहा है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं ये तो वेयर अबाउट इज नॉट नोन, तो इसलिए हमको नहीं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी जिंदगी रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर कल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये आदमी के दोबारा आ जाएंगी। लॉन्ग होल रेजिस्टेंस करना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप ये समझ लो, अगर ये रशिया में युद्ध में जीत हो रहा है, इसका मकसद ये रहने के लिए कितना दिन लगी है, उसमें लॉन्ग होल, इसलिए वो तो प्रेसिडेंट इज वेरी मच वांटेड। लेकिन फिर भी अगर वो उन्होंने बाहर आ गया था, ये सिनारियो तो अलग बात है, क्योंकि मोरल ऑफ द आर्मी डाउन हो जाएगी और उनकी लोग के जो उनकी सपोर्ट हो रहा है तो कम हो जाएगी। लेकिन इसका मकसद एक ही भी चीज हो सकता है, रशिया में खुद उन्होंने काफी टाइट नोज करा दिया था, करिएव भी करा दिया था, कीव भी किया था, मतलब काफी डोनबास का भी करा। अभी तक पोलैंड में आया था, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है, कोई और शहर में हो सकता है, कोई और देश में गया था, लेकिन फिलहाल में अभी तक ओनली स्पेकुलेशन। ठीक है सर, मैं एक बार विवेक काटजू जी, ये कमेंट आपका, क्योंकि एक रिपोर्ट भी मुझे दिखानी है। विवेक काटजू और जनरल प्रसाद, एक एक कमेंट आपका। विवेक काटजू, ये सवाल इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि अमेरिका ने तो पहले भी सेफ पैसेज देने की बात की थी, जब लड़ाई शुरू ही हुई थी, जब अटैक शुरू हुए थे, शुरुआत में ही कहा था कि आप सेफ पैसेज ले लीजिए, आप निकलिए, लेकिन तब जेलेंस्की ने कहा था कि नहीं, मैं यहाँ लड़ूंगा, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। अब 9 दिन बाद छोड़ने का क्या मतलब हुआ फिर? मतलब पहले भी सेफ पैसेज देने की बात की गई थी। देखिए, आप सही कह रहे हैं, तब जेलेंस्की ने कहा था कि वो टारगेट नंबर 1 है, उनकी फैमिली टारगेट नंबर 2 है। उसके बाद अमेरिका ने उनसे कहा कि अगर आपको बाहर आना है तो हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि अगर पोलैंड जाना है तो सेफ पैसेज की जरूरत नहीं है ऐसी, क्योंकि वहां पर तो रूसी सेना नहीं है, वहां से कीव से वेस्ट की ओर तो जा सकते। अब रही बात ये कि 9 दिन बाद अगर निकल रहे हैं तो इसका तात्पर्य बस एक है, मेरा मानना, अगर ये सही खबर है कि जेलेंस्की की फौज ने उनसे कहा है कि अब लड़ना बिल्कुल बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं कि अब हम लड़ते जाएं, क्योंकि
इसमें तबाही हो रही है और तबाही होती जाएगी। और अगर उनकी फौज और उनमें दरार आ गई है तो फिर वो जा सकते, वो फिर ये समझौता, आपस का समझौता फौज और ज़ेलेंस्की और उनके साथियों का है कि अब लड़ना हमें नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि देखिए, इस वक्त यूक्रेन में उनकी जनता में एक ऐसा आक्रोश है रूस के खिलाफ कि क्या उनको काबू में लाया जा सके। कुछ लोग तो भाग गए हैं, मिलियन 10 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी हैं, वो चले गए हैं। लेकिन कीव में जिनको हाथ में मोलोटोव कॉकटेल दी गई है, जिनके हाथ में हथियार दिया गया है, उनमें से बहुत लोग तो चले गए हैं, लेकिन कुछ तो बचे हैं। तो इस हालात में मामला जो है वो बहुत इस वक्त पेचीदा है। और ज़ेलेंस्की के जाने का अगर यह खबर सही है तो इसको इस संदर्भ में देखना पड़ेगा कि फिर जो यूक्रेन की लीडरशिप है, जिसमें फौज और सिविलियन लीडरशिप दोनों ही उसमें शामिल होंगे, उन्होंने तय कर लिया है कि अब हमें रूस से कुछ न कुछ समझौता करना पड़ेगा। और रूस की मांग थी कि सत्ता में परिवर्तन हो, तो फिर तो ज़ेलेंस्की को जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसकी पुष्टि जब तक यूक्रेन से, ज़ेलेंस्की से और सबसे और नेटो में नहीं होती, तब तक हमें इस पर प्रश्न चिन्ह रखना चाहिए।